आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। पीएम मोदी की सशक्त आर्थिक नीतियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, डॉक्टर सुष्मित कुमार। डॉक्टर सुष्मित कुमार, स्वागत है हमारा इस कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले हम डॉक्टर सुष्मित कुमार के बारे में आपको जानकारी दें। डॉक्टर सुष्मित कुमार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के साथ ही भारत की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा आईएएस पास कर मसूरी में ट्रेनिंग ली। फिर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से सिर्फ 2.5 साल में बिना मास्टर्स डिग्री के 2.5 साल में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इनके कई रिसर्च बेस्ड आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स समेत दुनिया भर के प्रतिष्ठित अखबारों में छपते रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य भी इनके रिसर्च को गंभीरता से लेते हैं। भारत की अर्थनीति, राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम की सच्चाई उजागर करने वाली पुस्तकें भी जो इन्होंने लिखी है वो विषय और विषयांतर पाठकों के बीच काफी लोकप्रिय और प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। तो आज हम डॉक्टर सुष्मित से इनकी पुस्तकों में लिखी बातों के संदर्भ में विभिन्न विषयों पर बात करेंगे और आज की बात की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त आर्थिक नीतियों पर। डॉक्टर सुष्मित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आने वाले सालों में हम देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की ओर ले जा रहे हैं। आप देश की अर्थव्यवस्था पर काफी करीब से नजर रख रहे हैं। किस दिशा में देश जा रहा है? क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का $5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने का सपना है वो साकार होता दिख रहा है? शुरुआत हम इसी से करना चाहेंगे। जरूर, इनका जो सपना है वो जरूर साकार होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टेशन पर मुझे टीवी स्टेशन पर बुलाने का। सो जो देखिए 1990 में इंडिया और चाइना एक साथ शुरू किया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। एक चीज़ होता है कि बच्चे जन्म लेते हैं तो एक है कि खिला पिला के उसको बड़े करने का, वो हाई स्कूल कॉलेज पढ़ाने का। दूसरा होता है कि उसको आईएएस की तैयारी करके उसको आईएएस बनाने का। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का था वो पढ़ा कर बीए पास करवाने वाला इकोनॉमी, लेकिन आईएएस बना के अगर उसको सुपर पावर बनाने का है तो उनको वो इकोनॉमी नहीं थी। वो समझ भी नहीं पाए कि क्या जो यूएस से बुलाकर वो इकोनॉमिक पॉलिसी जो दिलवाते थे यूएस इकोनॉमिक से, वो इंडिया में लागू नहीं होती थी। तो हमारी अर्थव्यवस्था इसी के चलते इंडिया और चाइना एक साथ शुरू किया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, लेकिन अभी चाइना कहाँ है, लेकिन इंडिया उसके अनुपात में कहीं नहीं है। 4 इकोनॉमिक सुपर पावर है, यूएस, चाइना, जापान और जर्मनी। केवल यूएस छोड़ के देखिए, जापान, जर्मनी और चाइना आपको ट्रेड सरप्लस है, हर एक को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आपको फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एक यूएस ही है जो को ट्रेड डिफिसिट है, वो स्पेशल कैटेगरी का है, वो बाद में बताऊंगा। तो ये जो है वहाँ से जो हम लोग लाते थे 2017-18 तक, स्पेशली मनमोहन सिंह, वो 15 साल रहे, वो 5 साल रहे 1991 से लेकर 96 तक फाइनेंस मिनिस्टर, फिर रहे 2004 से 2014 तक प्राइम मिनिस्टर, वो भी वहीं से लाते थे। तो बहुत बड़ी गलती करते थे ये लोग जो हैं, रघुराम राजन और ये सब ब्रिलियंट हैं। मैं यूएस का सिटीजन हूँ, वहीं पर 30 साल से रहता हूँ। मुझे गर्व है कि ये लोग रघुराम राजन और रविंद्र पनगिरिया ये सब वहाँ जाके बहुत उन्नति किए और ब्रिलियंट हैं। वो लोग आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। मुझे गर्व है कि वो लोग यूएस में जाके इतनी अच्छी की, लेकिन यहाँ आकर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो यूएस इकोनॉमिस्ट वो यहाँ लागू करते हुए यहाँ लागू नहीं करना चाहिए था। मैं बाद में बताऊंगा कि यूएस का इकोनॉमिक पॉलिसी जो इकोनॉमिक्स है यहाँ लागू नहीं होगा। बिल्कुल, इस पर हम बात करेंगे। आपकी पुस्तक जो इन दिनों काफी चर्चा में है, इंडिया इज अ कंट्री नॉट अ कंपनी, हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, वो पीछे स्क्रीन पर भी दिख रहा है। हाउ एंग्लो यूएस इंपोर्टेड इकोनॉमिस्ट मिसलीड एंड मिसमैनेज्ड इंडियन इकोनॉमी। तो शायद इसी की आप बात कर रहे हैं कि एंग्लो यूएस इंपोर्टेड जो इकोनॉमिस्ट है, जिन्हें हमारे देश में बहुत बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर, प्रायोजित तौर पर उन्हें प्रस्तुत किया गया और पूरा देश उनके पीछे भागता रहा, उनकी एक कही बात पर सरकार के लिए संकट की स्थिति बन जाती थी। तो क्या वाकई में उन लोगों ने मिसलीड किया है भारतीय अर्थव्यवस्था को, और जो कंट्री को आप देख रहे हैं उसे दूसरे कंपनी के तौर पर कैसे देख रहे हैं, ये भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए,
मोदी जी जो शुरू में आए तो उन लोगों को ही रखे, लेकिन आज मेरे कारण वो लोग सब बाहर हैं। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, नीति आयोग के चीफ और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 2017-18 से जो है तीनों पोस्ट पर वो लोग जो हैं जिनका कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंडिया से है, वो लोग सारे बाहर हैं, सारे यूएस वाले। इसलिए कि मेरे कारण मैंने जो 2016 से 2018 तक के इकोनॉमिक आर्टिकल लिखी और सारे अफसर और मिनिस्टर को लिखी, तो मेरे कारण वो लोग बाहर हो गए। तो ये इस बुक में 66 चार्ट एंड टेबल है एनालाइज करने के लिए, जो मैंने अपने से ही बनाई है सब। इसमें प्रूफ किया है कि यूएस इकोनॉमिक्स जो हैं वो लोग यूएस की इकोनॉमिक्स लागू करते थे, जो कि इंडिया में लागू हो ही नहीं सकती है। तो एक मैं साधारण उदाहरण दूंगा, है कि मान लेते कि राजस्थान में एक छोटे टाउन में एक टेलीविज़न बनने का फर्म है। उस टेलीविज़न बनने का फर्म टेलीविज़न बनाता है 20,000 रुपये में, और 1,000 आदमी वहाँ पर काम करता है। लेकिन वो 1,000 आदमी जो है 1,000 घर में रहता है, वो क्वार्टर है या घर है उसका, उसकी फैमिली है। वो घर के चलते जो है वो कारपेंटर है या जो है आपका किराना स्टोर है, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हॉस्पिटल है, वो कार है उनके पास, तो पेट्रोल स्टेशन है। तो 1,000 जॉब ही नहीं हुए उसके सस्टेन करता है। उसके अलावे वो 2 से 3,000 जॉब भी वो सस्टेन करता है। तो अगर लेकिन चाइनीज़ फैक्ट्री, चाइनीज़ अगर टीवी आ जाता है जो कि 20,000 के बदले 15,000 बिक रहा है, तो यूएस इकोनॉमिस्ट कहेंगे ना हमारा जो फैक्ट्री है वो इनएफिशिएंट है, वो चाइनीज़ जो है 15,000 का है, तो अपना फैक्ट्री बंद कर दो, इनएफिशिएंट है। चाइनीज़ सस्ता बिक रहा है तो वो बिकाओ। तो यही चीज़ यूएस में हो रहा है। यूएस में कुछ नहीं बनता है, वो तो होता क्या है, वो फैक्ट्री ये लोग बंद करवा देगा, तो ये जो एडिशनल 2 से 3,000 जॉब है वो कहाँ बनता है? चाइना में। ये हम लोग नहीं जानते हैं। चाइना की इकोनॉमी भारत के लिए संकट है, इस पर हम थोड़ा विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमें यूएस इकोनॉमी पॉलिसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स को पूरी दुनिया फॉलो करता है। उसकी जो करेंसी है पूरी दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी है, और हमारी करेंसी भी उसी को फॉलो करती है। तो थोड़ा इसे सुलझाने की कोशिश करें हमारे दर्शकों के लिए। तो यही चीज़ें देखिए है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सारा यूरोप था हिटलर के अंदर जी, और इंडिया चाइना को इकोनॉमी थी ही नहीं। तो ब्रिटेन का प्रपोजल था कि एक नई करेंसी बनाई जाए, बैंकोर, जो कि एक नई इंटरनेशनल बैंक मैनेज करेगी जी, और हर एक कंट्री जो है अपने फॉरेन एक्सचेंज को उसी में रखेगा, और जो है हर एक कंट्री का करेंसी उसी के अनुपात में बांटा जाएगा, और हर एक कंट्री एक दूसरे से उसी से करेगा ये ट्रांजैक्शन। लेकिन यूएस बोला ना, डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी होगा, और उसमें प्लेज किया कि 1 आउंस ऑफ गोल्ड $35 के बराबर होगा। अगर ये प्लेज नहीं करता तो डॉलर कभी भी ग्लोबल करेंसी नहीं होता। तो हुआ क्या, इसी के चलते 1944 में एक एग्रीमेंट हुआ, ब्रेटन वुड अकॉर्ड, जिसके चलते डॉलर ग्लोबल करेंसी हुआ। वो ब्रेटन वुड अकॉर्ड एक नॉर्थ ईस्ट में है यूएस का, जहाँ की सिग्नेचर हुआ, यूएस भी जाके सिग्नेचर किया वो। तो 1944 से 1971 तक अगर कोई घाना का आदमी, इंडिया का आदमी, उगांडा का आदमी या चाइना या ऑस्ट्रेलिया का आदमी $35 यूएस को भेजता जी, तो उस ट्रीटी के अंदर यूएस उसको 1 आउंस ऑफ गोल्ड भेजता। तो आप अगर प्लॉट कीजिए यूएस का ट्रेड, तो 1944 से 1971 तक यूएस को ट्रेड सरप्लस है, और 1971 में वो जो है ट्रेड डिफिसिट है, क्योंकि 1971 में वो डीलिंग कर दिया। और इसी बीच तो वो 1930 का क्राइसिस इससे पहले था और उससे उबर गया ये कंट्री। तो फिर एक प्रभाव पड़ता है ना कि एक ऐसा कंट्री है जो एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस से उभर कर फिर से कमबैक करता है। इस वजह से शायद पूरी दुनिया चाहते हैं कि हम यूएस की इकोनॉमी को फॉलो करें, और आप कह रहे हैं कि नहीं, यूएस इकोनॉमी बेकार है। यूएस इकोनॉमी जो है बेस्ड है, वो केवल एक प्रिंटर पे डॉलर प्रिंट करता है और दूसरे को दे देता है। वो डॉलर प्रिंटिंग प्रेस है यूएस का। ये जैसे मैंने दिखाया है कि 1944 से लेके 1971 तक जीरो को ऊपर है। देखिए ट्रेड सरप्लस है यूएस को। जी, जहां 71 हुआ, निक्सन प्रेसिडेंसी था,
वो डीलिंग कर दिया डॉलर से, उसके बाद से ट्रेड डिफिसिट है, वो डॉलर छापना शुरू कर दिया और दूसरे को देना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, उसके बाद से वो एक प्रिंटिंग प्रेस से डॉलर वो जाता है चाइना के पास, 100 बिलियन डॉलर का सामान खरीदता है और दे देता है उसको, और चाइना क्या करता है, फिर जाकर यूएस में जमा कर देता है। लेकिन इंडिया नहीं कर सकता है क्योंकि रुपये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो इंडिया को अर्न करना पड़ता है डॉलर, यूएस को प्रिंट करना होता है। तो होता क्या है, हम यूएस में हैं या हैदराबाद में जो है हमारे भाई लोग वो आईटी के, वो लोग जो है यूएस में अगर अपनी फैमिली को डॉलर भेजते हैं यहाँ इंडिया में, तो रिजर्व बैंक डॉलर लेता है, रखता है, वो रुपये में कन्वर्ट करके वो फैमिली मेम्बर को रुपये देता है। लेकिन रिजर्व बैंक क्या करती है, वो डॉलर को यूएस में जमा कर देती है। तो यूएस को तो कुछ नहीं मिला, यूएस को कुछ नहीं हुआ। मतलब अगर हमारा जो फॉरेन करेंसी जो है जितना ज़्यादा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था उतनी बेहतर स्थिति में हाँ, लेकिन उसका क्या है, जब तक यूएस के आते थे यहाँ एक्सपर्ट, वो कहते थे तुम तो केवल जो है कागज़ ले रहे हो। लेकिन चाइना होशियार था, वो बोला हाँ कागज़ तो रखेंगे यूएस में ही, लेकिन एक दिन हम यूएस को बर्बाद कर देंगे कागज़ रख के। हाँ, वो बोले कि यूएस को हम बर्बाद कर देंगे कागज़ रख के। तो यूएस के जो आते थे वो बोले ना ना, यूएस को ट्रेड डिफिसिट है, तुम भी ट्रेड डिफिसिट रखो। इंडिया को कभी भी ट्रेड सरप्लस नहीं हुआ आज तक। और बाकी जो 3 ट्रेड सुपर पावर है इकोनॉमिक जी, चाइना, जर्मनी और जापान, उस तीनों को 30 साल से ट्रेड सरप्लस है। तो यूएस इकोनॉमिक पॉलिसी आते थे, रघुराम राजन वगैरह कहते थे यूएस को ट्रेड डिफिसिट है, तो इंडिया को ट्रेड डिफिसिट रहेगा तो सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन ये लोग इवन ये जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिमाग में नहीं घुसा कि हाँ यूएस जो है प्रिंट करके दे रहा है सबको, जो कि इंडिया नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम जब एनालिसिस करके दिए तब इन लोगों के दिमाग में घुसा ना, यूएस तो स्पेशल कैटेगरी का है। इंडिया कभी भी सपने भी नहीं सोच सकता है कि ये सुपर पावर बने, जबकि इसको 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर फॉरेन एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप प्लॉट कीजिए क्या इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज, तो देखिए मेरे ही कहने से 2017-18 के बाद फॉरेन एक्सचेंज जो है 300 से 640 हो गया है जी। ये मैंने पिछले 1990 से लेके 2017 तक केवल 300 बिलियन था, और अभी बढ़ के जो है यहाँ से ये 640 हो गया है, 340। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने जो अपने पुस्तक में एक लाइन लिखी है, यूएस डॉलर इज अ पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम हमारे यहाँ जो चिट फंड कंपनियां चलाती हैं उन्हें लोग समझते हैं। तो भारत एक पॉन्जी स्कीम में फंस रहा था, लेकिन अब उससे उबर रहा है। नहीं, पॉन्जी स्कीम है, लेकिन पॉन्जी स्कीम क्या है, डॉलर छाप के वो देता है। पॉन्जी स्कीम है सब जानते हैं, लेकिन हम लिखे तब यहाँ जानते हैं लोग। तो पॉन्जी स्कीम एक स्टेटमेंट है, देखिए जी, यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, यूएस के इकोनॉमिस्ट बोले हैं, वी यूनाइटेड स्टेट गेट चीप गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ पीस ऑफ पेपर विच वी कैन प्रिंट एट ए ग्रेटर रेट। मतलब वो प्रिंटर पर कागज घुसाते हैं, डॉलर प्रिंट किए, दे दिए चाइना को, और उसके इसमें वो सामान दे दिया, फिर वो पेपर यूएस में जाकर जमा कर दिया। तो यूएस जो है ये कर रहा है ना, हर एक साल 3 ट्रिलियन देता है वर्ल्ड को, वो 3 ट्रिलियन वापस आ जाता है यूएस को। तो यूएस तो कुछ नहीं देता है, कागज़ दिया, कागज़ वापस आ गया। तो वही चीज़ है, लेकिन चाइना समझ गया पहले, हम तो लेंगे कागज़ तुमसे, लेकिन एक दिन डुबा देंगे। तो 4 ट्रिलियन जमा किया, वो 4 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन वो खर्चा कर दिया है। या पाकिस्तान में वो जो द्वीप बनाया है जी, बंदरगाह, अब फिर जाके ये श्रीलंका में वो कर्जा दे दिया है। अब इतना कर्जा काट लिया है श्रीलंका कि वो दे नहीं पा रहा है। तो सब जो है अब सब चाइना का दास बन गया है। तो लेकिन ये लोग बोलते थे कि ना यूएस जो है ट्रेड डिफिसिट है, तुम लोग भी, इंडिया भी बन जाएगा। लेकिन जब ये एनालिसिस किए और एक और एनालिसिस हम करके बताए कि जब तक इंडिया के पास 1.5 से 2 ट्रिलियन नहीं होगा, तो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो इंडिया बर्बाद हो जा सकता है।
यही चीज़ 2011 से 2013 में हुआ। इंडिया के पास सफिशिएंट फॉरेक्स नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज, यही 250 से 300 बिलियन डॉलर था। जब रुपये गिरना शुरू हुआ इसलिए कि ऑयल का प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस 100 बिलियन से ज़्यादा, 100 डॉलर से ज़्यादा हो गया, तो रुपया गिर गया। रघुराम राजन सब जगह गए डॉलर लेने, एक जापान दिया और कोई कंट्री नहीं दिया। तो $1 जो था 44 रुपया था 2011 में और 2013 में 62 हो गया। और अगर 2 साल और रहता तो इंडिया को IMF के पास लोन लेने जाता और इंडिया 2 दशक के लिए बर्बाद हो जाता। तो मतलब ये जो हम उस खतरनाक स्थिति से जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उबर पाए हैं, तो क्या आप कहेंगे कि ये मौजूदा सरकार की आर्थिक नीतियां हैं जो देश को अभी बचा कर रखे हुए हैं, और वो कौन सी नीतियां हैं? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक चीज़ है कि सबसे कि हम कोई भी चीज़ ऐसी इंपोर्ट नहीं करें जो कि मास कंजम्पशन आइटम हो। जैसे क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल ही हम लोगों को बर्बाद कर रहा था 2011 से 13, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो है इंपोर्ट का $100 बिलियन 150, वही हम लोगों को बर्बाद कर रहा है 2011 से 13। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा वो फोकस हम कर ही रहे बोले हैं। ये देखिए, आप मेरे वेबसाइट पर जाइएगा तो ये फोटो 2017 में ये है जी। ये देखिए 2017 में यही जो है, जैसे ट्रेन का है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये रोड पर गाड़ी चल रही है और ओवरहेड वायर है जी। तो नितिन गडकरी जी यही कर रहे हैं, ये मेरा दिया हुआ है। अब मेरे ही वेबसाइट पर एक और है कि इथेनॉल से गाड़ी चले, ये 2017 में हम ही दिए हुए हैं। और अभी गडकरी जी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल पे हम जल्दी आने वाले ये सब हैं। मेरा दिया हुआ है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा अगर सड़क पर हम गाड़ियों के बदलाव को देखें तो। ये मेरा काफी दूरदर्शी सोच लग रही है। मेरी किताब में है, ये कंक्लूजन में देखिएगा तो हम ही दिए हुए हैं कि ये करें, इथेनॉल वाला करें, कोऑपरेटिव वाला करें, कोऑपरेटिव का भी दिए हुए है। बिल्कुल। तो हम यही, और कोऑपरेटिव के लिए तो अब मंत्रालय भी गठित कर दिया गया है। और एक चीज और हम कहेंगे कि देखिए, अगर आपके पास सफिशिएंट फॉरेन से का प्रेशर आप सहन कर सके, आप जैसे घर है, अगर विदेश का प्रेशर सहन कर सके तो आप जितना खर्चा कीजिए इंटरनली आप पर कोई असर, दूसरा असर नहीं हो सकता है। देखिए 2006 में ये इतना कर्जा था, चाइना का कितना कर्जा था, देखिए यूएस है, चाइना कितना खर्चा किया था, देखिए इंटरनल कितना था, और ये जो है 2018 में देखिए कितना बैलून फाट के हो गया, ये और हो गया है, बड़ा हो गया है बेला। 2008 में बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस से बचने के लिए इतना खर्चा किया चाइना, और इंडिया कितना खर्चा किया है। यही जब यहाँ जो है नीति आयोग में थे इकोनॉमिस्ट, यही हम ये आर्टिकल से मेरे वेबसाइट से, ये ब्लूमबर्ग का ये क्या कहते हैं ग्राफिक्स है, ये मेरे वेबसाइट में जाइएगा तो उसी को कॉपी करके, तो हम जब लिखे तब नीति आयोग के इकोनॉमिस्ट से वो हमको लिखे कि इसी के चलते जो है मोदी जी खर्चा नहीं कर पा रहे मनी। चलिए, चाइना इतना खर्चा किया है, हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि चाइना के पास 3 ट्रिलियन फॉरेक्स है। तो ये ऐसा मुद्दा है जिस पर दिनों दिन बात कर सकते हैं और इसे समझना पड़ेगा, और उसके लिए अगर आप बेहतर समझना चाहें तो इंडिया इज़ अ कंट्री नॉट अ कंपनी, ये पुस्तक डॉक्टर सुष्मित कुमार की आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा, इनके वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो कुछ और महत्वपूर्ण विषय है उस पर संक्षेप में हम बात कर लेते हैं, जो बहुत ही विवादास्पद और चर्चित मुद्दा रहा है डॉक्टर सुष्मित, वो है डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। आज तक इस मुद्दे को लेकर सरकार आलोचना का सामना कर रही है, तो आप अपनी किताब में इस पर एक चैप्टर दिए हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा इसके बारे में अपनी राय बताएं। तो डिमोनेटाइजेशन में देखिए जो भी किए मोदी ठीक किए, ये कि पूरा रुपया वापस हो गया, लेकिन उसके चलते टैक्स का जो बेस था वो बढ़ा, बहुत ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि पता चला किसके पास कितना रुपया था जी। ये बहुत बड़ी बात है कि ये बाहर आ गया कि किसके पास कितना रुपया था, और इसके दूरगामी परिणाम हो गए, अभी तुरंत दिख नहीं रहा है, इसलिए अभी लोग भी थोड़ा आलोचना कर रहे हैं। चलिए, और जीएसटी को किस तरह से ना, जीएसटी भी बहुत अच्छा है कि यार टैक्स रेट का डिफरेंट ये हो गया पूरे कंट्री में, कि एक रेट हो गया पूरे कंट्री में, ऐसे डिफरेंट रेट था पूरे इसमें। तो एक तरफ टैक्स चोरी रोकी, दूसरी तरफ लोगों को टैक्स में कटौती करके थोड़ी सहूलियत भी दी है। एक और महत्वपूर्ण चीज आपकी किताब में है,
एज पर नीति आयोग से रिकमेंडेशन नॉन परफॉर्मिंग और हॉलोड गवर्नमेंट स्कूल शुड बी हैंडेड ओवर टू प्राइवेट प्लेयर्स। ये स्कूल की बात है और भी अन्य बिंदु हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन वाली बात है, क्या इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में किसी फर्म को नहीं देना चाहिए, कॉपरेटिव को देखना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन में अगर किसी फर्म को दीजिएगा तो उसका मालिक सब पैसा खा जाएगा। लेकिन कॉपरेटिव में है कि जैसे 20,000 काम करते हैं लोग, तो टॉप उसमें जो है 5,000 आदमी जो हैं, उन लोगों को जो है, यानी कि जो पीपीपी मॉडल कहा जाता है, हाँ, वो होना चाहिए। वो होना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहूँगा इसमें कि ये यूएस स्टाइल जो कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म दोनों खराब है। जैसे मैंने कहा कि ये यूएस का जो है वो पॉन्जी स्कीम डॉलर है। देखिए, यूएस में जो ट्रेड, यूएस का जो बजट डिफिसिट है, नहीं बजट नहीं, गवर्नमेंट का डेट, ये देखिए 2000 ईस्वी में 5.6 ट्रिलियन ये सरकारी कर्जा है। सरकारी कर्जा। अभी मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन केवल अब टोटल ले जाएंगे, ये पूरा जीएनपी, ये सरकारी कर्जा है वहाँ। और फिर 2020 में 27 ट्रिलियन है वहाँ पे, 27 ट्रिलियन। लेकिन जो इंटरेस्ट पेमेंट था 2000 ईस्वी में 362 बिलियन, यहाँ पे केवल 574, केवल 37%। ये इसलिए कि इंटरेस्ट घटाया है फेडरल। यहाँ देखिए 6%, यहाँ 2.2%। तो ये डेलिबरेटली इंटरेस्ट घटाया है फेडरल बैंक वहाँ पे। अगर इंटरेस्ट रेट नहीं घटाता तो ये यहाँ पे इंटरेस्ट 1.3 ट्रिलियन पे करना पड़ता। कर्ज पे सूद देते थे, अमेरिका के पसीने छूट जाते। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही नहीं सकता है वहाँ पे। चलिए, तो चलते चलते एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपने इतनी आसानी से इतने गंभीर विषय को हमारे दर्शकों के सामने रखा है, तो जिस स्थिति में डॉलर है, रुपए को वहाँ कहाँ देखते हैं आप? उस स्थिति में ग्लोबल करेंसी, विश्व गुरु बनने की ओर ये है कि अगर हम ये फॉरेन एक्सचेंज 1.5 ट्रिलियन कर लें तो रुपया जो है एसडीआर होता है आईएमएफ का करेंसी, उसमें ऐड हो जाएगा। फिर हमको कोई भी जो है खतरा नहीं होगा। तो उस ओर सरकार बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुष्मित, अर्थव्यवस्था से जुड़े इतने गंभीर विषयों को इतने आसानी से समझाने के लिए। और अगर हमारे दर्शक विस्तार से समझना चाहें तो ये इनकी पुस्तक है, इंडिया इज़ अ कंट्री नॉट अ कंपनी, तो वो सामने आपको दिख रहा है। ये पुस्तक आप इनके वेबसाइट पर भी, आप गूगल पर पीएचडी डॉक्टर सुष्मित टाइप करेंगे तो इनका वेबसाइट भी आ जाएगा, तो वहाँ आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनसे बातचीत भी कर सकते हैं और इनकी पुस्तकों को भी वहाँ आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुष्मित हमारे साथ जुड़ने के लिए।